आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है उसका देखेंगे। कक्षा 6 का जो चल रहा है हमारे अतीत फर्स्ट जो है उस बुक का सीरीज चल रहा है और ये इतिहास का है चैप्टर 5 का। इससे पहले चैप्टर 4 तक देख चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 4 तक समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 5 का बिल्कुल आसान शब्दों में और चित्रों के माध्यम से भी समझेंगे। तो चैप्टर 5 में कौन सा दिया गया है, तो देखिए चैप्टर 5 में जो है टॉपिक अध्याय राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में कह रहा है। राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में कह रहा है। उसका देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, बुक का दिया गया है यहाँ पे चित्र। तो हिस्ट्री का एनसीईआरटी का जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका इसमें और बिल्कुल ही एआई द्वारा तैयार किया गया है। ये तो नई बिल्कुल ही आधुनिक तौर पर से किस तरह से पढ़ाया जाता है, चलिए देखेंगे एनसीईआरटी के इस सीरीज में। ठीक है, तो चलिए अध्याय के ऊपर चलते हैं। ये अध्याय के ऊपर आ चुका है। देखिए अध्याय 5 का आज देखेंगे, अध्याय 5 का देखेंगे और समझेंगे बिल्कुल ही आसान शब्दों में। राज्य और राजा और गणराज्य क्या होता है, इसके बारे में इस अध्याय में बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझेंगे। ठीक है, अगर आपको इस पीडीएफ को प्राप्त करना है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पीडीएफ को अपने मोबाइल या लैपटॉप में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कि क्या है राज्य, राजा और गणराज्य। देखिए एक ये 6ठी क्लास का स्टूडेंट का चित्र दिया गया है जिसके घर में चुनाव का दिन रहता है और चुनाव का दिन में उसके घर वाले जो है चुनाव देने के लिए, चुनाव में वोट देने के लिए, चुनाव होता है वोट देने के लिए, और उसमें वोट देने के लिए वहाँ पे जाने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं। और ये लड़का अपने घर में सभी को ऐसे उत्सुकता देखकर आश्चर्य होते हैं कि क्या है वोट डालने का, किस लिए इतना ये लोग उत्सुक हैं। अपने जो घर में नाना नानी को जो देखते हैं वोट डालने के लिए जा रहे थे, उसके बारे में क्यों इतना उत्सुक है वोट डालने के लिए, जल्दीबाजी जाने के लिए, वोट में वहाँ पे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुँचने के लिए क्यों इतना उत्सुक है। तो नानी दादी ने, जो भी उनके घर वाले हैं, उन्होंने जाते हुए जल्दीबाजी में उन्हें समझा दिया कि हम अपने आज जो है चुनाव इसलिए वोट डालने जा रहे हैं ताकि आज हम अपने शासकों का खुद से चुनाव करेंगे और हम जो चुनेंगे जनता के द्वारा जो चुना जाएगा, यानी हम लोगों के बीच से जनता के द्वारा जो चुना जाएगा वही शासक बनेगा। इस तरह से कहते हुए चले जाते हैं जल्दीबाजी में। चलिए इसमें ये दिया गया है, चलिए आगे देखते हैं क्या है टॉपिक। अगला टॉपिक है, देखिए कुछ लोग जो है शासक कैसे बनते हैं। शासक बनने के कई तरीके हैं, दिया गया कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं। कहता है देखिए लगभग 50 वर्षों से हम लोग जो शासक को चुनने का, शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले शासक कैसे चुनते थे, ये एक प्रश्न है कि बहुत पहले शासन कैसे चुनते थे। और छोटा कक्षा 6 का स्टूडेंट को ये मालूम भी नहीं होगा कि बहुत पहले कैसे शासक चुनता। अभी तो देख रहा है तो जान रहे, इससे पहले नहीं देखा है तो कैसे जानेगा कि पहले कैसे चुनाव होता था शासकों का। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। कुछ राजा जो थे लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में देखेंगे तो कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। 3000 साल पहले, ठीक है, कुछ लोग तो बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में खुद को प्रतिष्ठित हो जाते थे। जैसे कि कौन सा यज्ञ होता था, जैसे कि यहाँ देखिए अश्वमेध यज्ञ। यह अश्वमेध यज्ञ, इसमें यह होता था कि जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ करता था और अपने एक घोड़े को उसकी पूजा करके उसे
किसी भी दिशा में छोड़ देते थे और उस दिशा में जिधर जिधर जाता था उसका साम्राज्य विस्तार उस तरह से होते जाता था। और इसमें यह प्रक्रिया था कि उस घोड़े को जो भी अपना रोकेगा या पकड़ेगा, आगे जाने से रोकेगा, उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता है और इस तरह से अपना शक्ति को प्रदर्शन करता था और शक्तिशाली अपना बनता था। और जिस राजा के अधीन मतलब एरिया जो अपना रहता था, उससे जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है गुजर जाता था, तो वो साम्राज्य उसके यज्ञ करने वाले राजा के अधीन हो जाता था। इस तरीक़ा से अब देख सकते हैं कि 3000 वर्ष पहले इस तरीक़ा से राजा अपने आप को शक्तिशाली घोषित करते थे और राजा भी घोषित करते थे। तो वही इसमें दिया गया है, आयोजित ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़ा को राजा को देखरेख में स्वतंत्र विचार चलने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़ा किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ के अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, युद्ध करना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब क्या, जाने दिया तो मतलब अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के उसके ज़्यादा शक्तिशाली है और उसका सारा साम्राज्य उसके अधीन हो जाता है। इसके बाद राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, जो अपना रोका नहीं करते थे, जो उसके अधीन हो जाता था राजा, उसे आमंत्रित करके विशिष्ट पुरोहितों द्वारा सम्मानित किया जाता था। और इस तरह से जो आमंत्रित किए गए राजा जो था, अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजाओं के लिए कुछ कुछ उपहार भी ले जाया करते थे। ठीक है, सम्मानित उपहारों से किया करते थे। ठीक, इस तरीक़ा से हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि देखिए, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर रहता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होते थे। यज्ञ के अवसर पर वह राजा क्या करता था, यज्ञ के अवसर पर राजा विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठानों करने होते थे। राजा जब युद्ध करने के लिए जाता था तो उसके घर वाले कुछ कुछ अपना छोटा कुछ पूजा पाठ किया करता था। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल को छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। विष कहे या वैश्य कहे, जैसे कि आपने वैदिक काल पढ़िएगा तो उसमें वर्ण की जो चर्चा है, उसमें वैश्य एक वर्ण है, उसके बारे में ये चर्चा है कि जिसे पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरीका ऐसे लोगों को अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो देखिए, इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाने के लिए कह रहा है। आप पैसे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग के शामिल थे उसका एक सूची बनाने के लिए अलग से पैसे के आधार पर अलग अलग सूची बनाइए। अब देखिए वर्ण क्या आता है। अभी आपने चर्चा ऊपर देख लिया कि वर्ण ऐसे जो था, जैसे सामान्य लोग उसे पुरोहित यानी ब्राह्मण जो था उसे शूद्र मानते थे। उसके बारे में देखते हैं क्या। देखिए कहता है, देखिए वर्ण क्या। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं, क्योंकि भारत के उत्तर दिशा में ये ऋग्वेदिक काल लिखा गया ग्रंथ, इसलिए इसे उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ भी शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई। ये जो पुस्तक का जो रचना किया जाता था पुरोहित यानी ब्राह्मणों के द्वारा,
इसमें जो कैसे पूजा किया जाएगा उसका पूरा प्रक्रिया दिया जाता था, संपादन विधि सब उसमें रहता था। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी उल्लेख मिलता है कि कैसे समाज में कौन सा कैसे क्या नियम रहेगा, कैसे समाज चलेगा, उसके बारे में भी इसमें चर्चा मिलता है इस पुस्तक में। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। इस तरीका से जो पुरोहित थे, पुरोहित ने इस सब को अलग अलग समूहों में बांटे हुए था, जो कि पुस्तक में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है। जहाँ कुछ पुरोहितों तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। कृषक और व्यापारी धनवान होंगे खासकर क्योंकि कृषि उस समय की जो स्थिति देखिएगा, अर्थव्यवस्था जो था कृषि पर ही आधारित। जो कृषि करता था वही धनवान था, और जो व्यापारी करता था व्यापार, उस कृषि किया हुआ अनाज को इधर उधर बेचना, तो यही दोनों धनवान हुआ करते थे उस समय। दूसरी ओर देखेंगे तो पशुपालक जो गाय भैंस पालते हैं उसे, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी हो गए, तथा भोजन संग्रह निर्धन थे। ये सब अपने भोजन के लिए भोजन के ऊपर ही निर्भर रहते थे। निर्धन यानी कोई धन, ये सब मानिए गरीब थे। और धनवान में देखेंगे तो पुरोहित, योद्धा सबसे ज्यादा अपने आप को वैभवशाली बता रहे हैं, ये दोनों वैभवशाली हैं। और बाकी के कृषक और व्यापारी भी धनवान थे उसमें। मतलब इससे इन दिनों से थोड़ा सा नीचे उनका था ये पद। ठीक है, इस तरह का पद वाइज मानिए तो बांटा हुआ था। सबसे ऊपर पुरोहित, उसके बाद योद्धा, उसके बाद व्यापारी को रखा, कृषक को रखा, उसके बाद जो नीचे रह गया पशुपालक हो गया, शिल्पकार हो गया, श्रमिक हो गया, मजदूर, मछली पकड़ने वाला मजदूर हो गया, शिकारी करने वाला हो गया। ये सब बिल्कुल ही गरीब था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। जैसे इतना सारा था अलग अलग सब काम करने वाले, तो ब्राह्मण जो था, जिन्हें वर्ण कहा जाता है, 4 वर्ण में उन्हें अलग अलग बांट दिया, 4 वर्ण कर दिया। इतना सारा वर्ण अलग अलग समूह था, तो उसने जब किताब की रचना कर रहा था तो उस समय 4 वर्ण में बांट दिया। उनके अनुसार जो था प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। कार्य के आधार पर वर्ण को बांट दिया। ठीक है, अभी जैसे देखेंगे वर्ण के थे, तो अभी कार्य के आधार पर नहीं है, अभी जाति के आधार पर हो गया। अभी कार्य के आधार पर वर्ण की कोई विशेष वैसा नहीं है। तो वर्ण 4 कौन कौन सा सब देखिए। पहला देखेंगे वर्ण, तो पहला अपने आप को रखा ब्राह्मणों में। पुरोहित जो था अपने आप को ब्राह्मणों में था। उनका काम वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना और ज्ञान यज्ञ करना, ये सब था, पूजा पाठ, ये सब ब्राह्मणों का काम था। वर्ण के साथ साथ काम भी, कार्य भी निर्धारित उसमें कर दिया गया था। ठीक है, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, कहीं पे यज्ञ करवाया तो उनके लिए उपहार दिया जाता था उनको। ठीक है, दूसरा स्थान जो था वो शासकों था। दूसरा स्थान वहाँ के शासकों यानी राजा हो गए, उसका स्थान था, जिसे योद्धा भी यहाँ पे, इससे पहले योद्धा भी कहा गया है। शासक यानी योद्धा, उसका स्थान दूसरे स्थान पर, जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था, क्षत्रिय भी कहा जाता है। उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, ये सब उनका काम था। अपने समाज को रक्षा करेगा तभी तो राजा बन के रह पाएगा, इसीलिए उनका काम था राजा का काम करना, मतलब समाज का सुरक्षा करना सभी लोगों को। ये लोग, इसका युद्ध का काम था। तीसरा स्थान पर था विष यानी वैश्य, जो अभी इसका चर्चा किया है, वैश्य का तीसरे स्थान पर था। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। यहाँ इससे पहले जो आप देखेंगे, तो इससे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो वैश्य जैसे था, और तो शूद्र मानते थे। इसमें कौन कौन से किसे किसे डाल दिया, पहले तो पुरोहित था, कृषक, पशुपालक,
व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, ये सब जो था, कृषक और व्यापारी तो ये दोनों धनवान थे। जो दूसरी तरफ पशुपालक जो था, इसमें इसके साथ पशुपालक को भी मिला दिया वैश्य के साथ। कृषक और व्यापारी, पशुपालक, ये तीनों को एक साथ मिला दिया। अब बाकी जो बचा क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य जो था, इन दोनों को यज्ञ करने का अनुमति दिया गया था कि ये लोग भी यज्ञ करवा सकते हैं। वैश्य, क्योंकि वैश्य भी धनवान होगा, क्षत्रिय भी धनवान होगा, दोनों धनवान है, पैसे से आर्थिक अपना स्थिति दोनों को काफ़ी मजबूत है, क्षत्रिय और व्यापारी भी। पशुपालक को भी कृषक, पशुपालक, व्यापारी, ये तीनों को वैश्य में रखा गया, वर्ण वैश्य में रखा गया, ठीक है। तथा वर्णों में अंतिम स्थान जो था, चौथा स्थान, वो शूद्रों का था। ये अंतिम स्थान जो चौथा था वो शूद्र का था, दिया गया था, जिसे शूद्र कहा गया था वर्ण में। इनका जो काम था, तीन जो अपना ऊपर जो वर्ण बनाया था, तीन समूह जो बनाया था, उन तीनों का था जो ये तीनों का ये सेवा लोग करेंगे, ठीक है। ऊंचा ऊंचा जो था, सब जो पैसे वाला था उसे ऊंचा दे दिया, और उसके नीचे जो रह गया निर्धन, निर्धन जो रह गया, निर्धन यहाँ पर देखेंगे जो रह गया, जो भोजन संग्राहक थे, जो भोजन जुटाने के ऊपर में कार्य करते थे, उसे जो था सबसे नीचे रखा गया था सेवा करने के लिए, जिसे शूद्र कहा जाता। इनको जो था कोई भी अनुष्ठान करने की कोई अनुमति नहीं थी, कोई वेद न सुनने का न पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं था। और इसी प्रकार जो था, जिस तरीका से शूद्रों के साथ व्यवहार किया जाता था, ठीक उसी तरीका से महिलाओं को, यानी औरतों को भी शूद्र के समान भी माना जाता था। औरतों को भी, महिलाओं को भी ये सब कोई अधिकार नहीं था कि कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ या वेद अध्ययन करने का या ज्ञापन करने का, यज्ञ करने का कोई भी अधिकार महिला को भी नहीं था। यानी माने तो महिला और शूद्र दोनों को सेम कैटेगरी में बराबर में रखा गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को भी, यहाँ देख रहे हैं, वेदों के अध्ययन करने के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अब देखिए, कैटेगरी तो सबका बांट दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए, महिला तथा शूद्र को वेदों के अध्ययन पुरोहित के अनुसार जो था, पुरोहित यानी पुरोहित अपने आप को ब्राह्मण मान लिया था, पुरोहित अपने के अनुसार सभी वर्ण, जितने भी 4 वर्ण बनाए थे, सभी वर्ण का निर्धारित उनके जन्म के आधार पर होगा। कैसा होगा? जन्म के आधार पर बोला है होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो ब्राह्मण माता पिता के संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ, जैसे अछूत वर्गों में जैसे किसे माना गया अछूत, जैसे शिल्पकार था, शिकारी था, तथा भोजन संग्राहक जो था, ये सबको अछूत माना जाता था। और साथ ही इसमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने जलाने का काम करते थे। जैसे कि अभी देखेंगे तो अभी ये लोग कौन काम करते हैं, जैसे डोम लोग जो है, ये सब डोम जाति का ये सब काम करते थे, अभी भी करते हैं। तो ये सबको अछूत माना गया जाता था। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कहा जाता इन लोगों को संपर्क में आना है अपवित्र माना जाता था। इस तरीका से नियम बनाया गया था। तो नियम कौन बनाया था? पुरोहित बनाया था। नियम 4 वर्ण में बांट दिया था सभी को। इससे पहले सब अलग अलग समूह में बांटा हुआ था। जब वेदों की रचना होने लगा तो उसे 4 वर्ण में बांट दिया। और वर्ण का जो निर्धारण होगा कैसे होगा? जन्म के आधार पर। जैसे ब्राह्मण का माता पिता का संतान जो होगा ब्राह्मण ही होते थे। ठीक, आगे देखिए, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जैसे कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। देखिए, जब वर्ण बनाया पुरोहित तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ माना, सबसे श्रेष्ठ ऊपर रखा, और उसके नीचे जो कर दिया जो योद्धा थे, क्षत्रिय थे, जो वहाँ पे रक्षा करते थे और रक्षा करने के साथ साथ शासन चलाते थे। रक्षा तभी कर पाएंगे जब अपना शासन चला पाएंगे और सभी लोग उसका अपना बात मानेंगे, तभी जाके रक्षा हो पाएगा सभी लोगों का। तो उसे 2 नंबर पर कर दिया, अपने से नीचे, ब्राह्मणों से नीचे। तो कुछ जो था
राजा यानी स्वयं को उससे भी ऊपर मानता था। तो आगे देखिए राजा ने इसका विरोध किया, जो कि वर्ण व्यवस्था तो था। राजा खुद को अपने आप को श्रेष्ठ मानता था पुरोहितों से, लेकिन पुरोहितों ने क्या किया था, वर्ण जो बनाया था, खुद को अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बनाया था, और इस आधार पर माने तो राजा सेकंड नंबर पर आ गया था। तो इस तरीका से राजा को ये स्वीकार नहीं होता था। लेकिन कहता है कुछ लोग जो था जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया था उसे सही नहीं मानते थे, बोले गलत है, ये जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखें तो कुछ लोग जो थे, कुछ लोग को जैसे व्यवसाय के आधार पर जैसे अलग अलग वर्ग में बांट दिए थे, जैसे कृषक, व्यापारी और पशुपालक जो थे उसे वैश्य वर्ण में जो डाल दिए थे, और बाकी जो व्यवसाय वाले थे, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, छोटे व्यवसाय हो, उसे शूद्र में डाल दिया था। तो इस तरीका से जो था कुछ लोग जो थे इसका भी विरोध करते थे कि ये उचित नहीं है, व्यवसाय के आधार पर वर्ण का निर्धारण नहीं होना चाहिए। और राजा भी अपने आप को मानते थे कि श्रेष्ठ है, पुरोहितों से हम श्रेष्ठ हैं। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान जो है, जो जिसमें कहा गया था कि अनुष्ठान सिर्फ पुरोहित ब्राह्मण राजा यानी क्षत्रिय, और व्यवसाय यानी वैश्य जो था, ये तीनों ही कर सकते थे अनुष्ठानों का। तो इसका जो अधिकार था, कुछ लोग था कहता था ये सबको अधिकार होना चाहिए, उस समय सबको अधिकार होना चाहिए। और कुछ लोगों ने जो छुआछूत की जो आलोचना की थी, छुआछूत जो माना था कि कुछ लोगों से छुआछूत माना जाता था कि ये अशुद्ध हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे देखेंगे अछूत वर्गों में कुछ लोगों को अछूत वर्गों में बांट दिया था, यानी शूद्र से भी नीचे अछूत वर्ग में बांट दिया था ब्राह्मण ने, कि उसके संपर्क में आने से ही हमारी शुद्धता है भ्रष्ट हो जाएगी। तो इसका भी आलोचना किया। इस उपमहाद्वीप में देखेंगे तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, भारत उपमहाद्वीप में देखेंगे तो पूर्वोत्तर के कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक समानता बहुत कम थी। किसका? सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत कम था, बहुत सीमित था पुरोहितों का प्रभाव। जहाँ पे पुरोहितों का प्रभाव कम होगा वहाँ पे वर्ण व्यवस्था थोड़ा सा कम होगा, असमानता कम होगा। और जहाँ पे ज़्यादा होगा इसका प्रभाव ब्राह्मण का, ये अपने हिसाब से आप देख चुके हैं। तो किस तरह से ये लोगों को अलग अलग कामों के आधार पर बांट दिया गया था कि 4 वर्ण में सभी लोगों को बांट दिया था। इस तरीका से सब लोगों ने इसका आलोचना भी किया, विरोध भी किया कि ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि लोगों ने जो, ये आपके लिए प्रश्न हो गया कि क्यों विरोध किया वर्ण व्यवस्था को लेकर। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को लेकर क्यों विरोध किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला है जनपद। जनपद के बारे में आप जान चुके हैं कि जनपद जिसे कहते हैं, जनपद का मतलब होता है जन यानी लोगों को बसने का जगह होता है। जन यानी लोगों को बसने का जगह होता है, उसे ही जनपद कहता था। जैसे कि आपने सुना होगा महाजनपद, 16 महाजनपद, जैसे कि बाद में जाके 16 महाजनपद वैदिक काल के बाद उभर के आया 16 महाजनपद। तो उससे पहले जनपद, छोटा जनपद हो गया, उससे बड़ा महाजनपद हो गया। बड़ा क्षेत्र को महाजनपद, उससे छोटा क्षेत्र को वही इसमें अब देखें महायज्ञों को करने वाले राजा, यानी महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का शब्दार्थिक अर्थ है जन के बसने की जगह, यानी लोगों की बसने जगह को जनपद कहने लगा। और छोटा सा एरिया को पहले राजा छोटा सा एरिया में रहता था, अब बड़ा बड़ा एरिया को अपना शासक बनाना चालू कर दिया था, बड़ा बड़ा एरिया को अपने अधीन करना चालू कर दिया था। तो उसी तरह से जनपद कहने लगा। ठीक, जनपद कहने लगा, बड़ा बड़ा एरिया करने लगा। जैसे जिला हो गया, छोटा हो गया, राज्य हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरीका से हो गया। जिला छोटा हो गया, राज्य को कहेंगे तो जनपद कह देंगे। राज्य यानी उसके अंदर कई जिला आएंगे तो उसी तरह जनपद हो गया। राज्य का जो राजा होगा वो जनपद का राजा कहलाएगा। इस तरीका से था। तो कहता है, देखिए मानचित्र में देखिएगा तो उस समय
उस समय का चित्र दिया गया है मानचित्र में, कहाँ कहाँ पे जनपद का था। ठीक है, चित्र संख्या मानचित्र 4 चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोनों को एक साथ। जनपद पहले दोनों देख लेते हैं, समझ लेते हैं जनपद और महाजनपद दोनों समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे एक साथ चित्र में कहाँ कहाँ पे था इसका एरिया। ठीक है, कहाँ कहाँ था इसका जगह देख लेंगे। ठीक है, देखिए पुरातत्वविदों ने इन जनपदों को कई बस्तियों में खुदाई की है। जैसे दिल्ली में निकाला गया पुराना किला जो मिला था वो जनपद का ही हिस्सा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर मिला है, ये भी जनपद का एक उदाहरण है। एटा के पास अंतरजी खेरा, ये भी इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में भी रहते थे और मवेशी पालते थे। मवेशी यानी पशु पालते थे और अन्य जानवरों को भी पालते थे। और खेती में क्या करते थे, चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसे फसलें उगाते थे उस समय जनपद के समय। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे बताया गया था, अब देखिए इसमें जो सूची दिया गया कह रहा है, आपके लिए एक होमवर्क है, कमेंट करके हमें बताइए कि इसमें जो सूची में दिया गया है फसल, ठीक है, इस फसल में से कौन सा फसल है जो अध्याय 3 में उल्लेख उसका नहीं है। कौन सा फसल है जो इसमें से अध्याय 3 के उल्लेख में जो है नहीं है। ठीक है, कहते हैं अध्याय 3 के उल्लेख में है, उसका सूची बना के हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कौन सा वो फसल है जो अध्याय 3 में नहीं है। देखिए लोग जो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, अभी भी बनता है मिट्टी का बर्तन, उस समय भी बनता था और उससे पहले भी बनता था। सिंधु सभ्यता जो देखते हैं समझते हैं, उसमें पढ़ने के बाद उसमें भी पता चलता है मिट्टी का बर्तन उसमें भी मिला है। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। मिट्टी का जो बर्तन बनाते थे कुछ था धूसर और कुछ लाल रंग का बर्तन हुआ करते थे, इस तरीके से बनाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, विशेष कुछ प्रकार के मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र भी कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। कुछ बर्तन सिंपल हो गया, कुछ बर्तन जो था उसमें बहुत ही चित्र डिजाइन अच्छा तरीका से किया माना जाता है। हो सकता है उसमें जो उस समय के राजा पुरोहित अपने आप को जो ऊपर मानते थे, श्रेष्ठ मान रखे हुए थे वर्ण में, वो लोग इस बर्तन का उपयोग करते होंगे। ठीक है, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी, आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ठीक, इस तरीका से आपने देखा कि बर्तन पर चित्रकारी किया गया था। ठीक है, और ये ऊंचा वर्ण जो अपने आप को ऊंचा वर्ण में रखा था, ये लोग हो सकता है इस तरीका से यूज करते होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक ये चित्र दिया गया है बर्तन का, और इसमें देख सकते हैं किस तरीका से इस बर्तन में चित्र आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बर्तन में देखिए चित्र कहते हैं चित्रित धूसर पात्र है ये। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका उपयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो कहता है इस तरह इतना जो बेहतरीन किया गया है, हो सकता है उस समय बहुत खास लोगों को जो अच्छे का खास लोगों के लिए खाना परोसने का में काम लाया होता था, करता होगा, इस तरीका से दिखाएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम, महाजनपद देखेंगे, महाजनपद के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए महाजनपद के बारे में जो देखेंगे, देखिए करीब महाजनपद का जो करीब समय जो था 2500 साल पहले था। इससे पहले 3000 साल पहले देखे थे जो इसका चर्चा किया गया था। कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जैसे कि जनपद बहुत सारे थे और कुछ बहुत बड़ा उभर के आया, महत्वपूर्ण हो गया। जैसे सिटी हो गया, यहीं पे देख लेंगे तो जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण शहर हो गया। तो इस तरीका से दिल्ली को ऊंचा मानने महाजनपद बोलने लगा। जनपद यानी जनपद से भी ऊपर महाजनपद, बड़ा जनपद। चित्र संख्या 4 में आप कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ था जनपद का, महाजनपद का। ठीक है, अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी और कई राजधानियों में
किलेबंदी की गई थी, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। और कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रतिभाशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धता और शक्ति प्रदर्शन से भी करते थे। ठीक, इस तरह के से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उसे क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। ठीक है, जैसे इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना आवश्यकता भी और लाखों की संख्या में ईंटों पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष और बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधन की भी आवश्यकता पड़ती होगी, तभी जाके इतना विशाल बड़ा बन पाया। तो इस तरीका से देखिए आप महाजनपद के कुछ एरिया देख लीजिए। जनपद में से कुछ उभर के जो आया महाजनपद। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसमें देखेंगे जैसे ही भारत का नक्शा देख रहे हैं, भारत का ये मानचित्र जो है, इसमें देखिए कहाँ कहाँ महाजनपद था उसका देखिए। जैसे ये बिहार का जो क्षेत्र देखिएगा, तो बिहार के क्षेत्र में देखिए मगध था, अंग था, ये सब बिहार का क्षेत्र है। बज्जी था और वैशाली था। ये 4 महाजनपद था। जनपद छोटा उससे बड़ा महाजनपद, 4 विशाल जनपद था, महाजनपद था ये 4 तो जिसमें 16 महाजनपद कहता है कि उभर कर सामने आया था, उसमें महान था 16 महाजनपद आया था। ठीक है, जिसमें से 4 बिहार में था। ठीक, उसके बाद देखिए कौशल था, और जितने भी जनपद था, जितने भी शहर था, सभी नदी के किनारे। कौसम्बी था, देखिए कौसम्बी। हस्तिनापुर, अभी ऊपर आपने देखा कि हस्तिनापुर को पुरातत्वविदों ने निकाला है। उज्जैन में देखिए जैसे अमंती, और नीचे यहाँ देखिएगा गोदावरी। यहाँ पे एक अस्मक भी महाजनपद में आया है। ठीक है, इसमें नहीं दर्शाया गया, लेकिन अस्मक यहाँ पे एक अस्मक भी महाजनपद के में है। 16 महाजनपद में अस्मक भी है। ऊपर में देखिए तो कुरु है। इधर गंधार में देखिएगा तो तक्षशिला, ये सब आया। काबुल नदी के किनारे ये सब था महाजनपद। ठीक है, महानदी। तो इस तरीका से आप देखेंगे कि महाजनपद का कैसे कैसे विस्तार हुआ था। 16 महाजनपद जो उभर कर सामने आया था। ठीक है, तो वही इसमें कह रहा है कि जनपद जो बनने लगा, तो किस तरीका से लोगों ने अपना किले बंद करना चालू कर दिया था। किला बंद करने का 2 रीजन था, या तो दूसरे को आक्रमण से अपने खुद को बचाना, या तो खुद को शक्तिशाली बनाने और सही से मतलब कंट्रोल अपना एरिया पर रह पाए, उसके लिए किला बंद करना जरूरी होता था। ये 2 रीजन से किला बंदी उस समय होता होगा, या तो आक्रमण से बचना है, और दूसरी बात करना है कि उस पर नियंत्रण करना आसान हो जाता होगा किला बंद करने के बाद। ठीक है, और किला बंद करने के लिए जो ईंट पत्थर ये सब जो सामग्री रहता होगा, इसका बहुत ही संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी उसमें। देखिए अब राजा सेना रखने लगे थे, क्योंकि इतना बड़ा जब जनपद छोटा हो गया, उससे बड़ा जनपद हो गया, महाजनपद हो गया। जब बड़ा हो गया, विशाल एरिया को देखना है, तो उसके लिए आदमी भी चाहिए। अकेला रख नहीं पाएंगे, बहुत सारा विरोध भी होगा, दूसरे लोग एरिया के लोग विरोध भी करेंगे। तो उसको डराने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए ज़्यादा संख्या में सेना चाहिए। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। ठीक है, इस तरीका से देखेंगे सिपाही को कैसे रखा जाता था। तो पूरे साल एक ही बार वेतन देके उसे साल भर के लिए रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, पृष्ठ संख्या 84 में आप चित्र में देखेंगे कि सिक्कों का किस तरह से चित्रित किया गया के रूप में होता था। ये सिक्कों के बारे में अध्याय 8 में पढ़ेंगे, सिक्कों के बारे में। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि सिपाहियों को भी रखना नियमित वेतन देना सिपाही को रखना पड़ रहा था, क्योंकि बड़ा जब एरिया बनेगा शासन का,
तो वहाँ पे आदमी भी चाहिए देखने के लिए, अकेला तो राजा देख नहीं सकता या कुछ लोगों के साथ रख नहीं सकता है, तो कुछ बड़ा सेना भी चाहिए युद्ध लड़ने के लिए, छोटा सेना से काम नहीं चलेगा। तो इस तरीका से जब सेना रखेगा तो उसे वेतन भी चाहिए। सेना रहेगा क्यों? क्योंकि उसे वेतन चाहिए, तभी जाके वो रहेगा, या कुछ चाहिए उसके बदले में, वेतन के बदले में, तभी जाके वो रहेगा, युद्ध में लड़ेगा। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं इसमें जो बताया गया। और राजा जब वेतन देगा तो राजा के पास धन आएगा कहाँ से? उसके लिए उसको व्यवस्था होना चाहिए। जब वो लोगों को सुरक्षित करने के लिए खुद को व्यवस्थित कर रहे हैं, इस तरीका से वेतन दे के सेना को रख रहा है, तो सेना को रखने के लिए उसे वेतन देना पड़ता है। वेतन आएगा कहाँ से राजा के पास? धन। तो उसके लिए अब वो कर लेना चालू करेगा, लोगों से कर लेना चालू करेगा, कर लेना चालू करेगा, कर लेगा तभी जाके नियमित रूप से देता रहेगा, वेतन दे पाएगा। नहीं तो भुगतान जो संभवता है ज़्यादा दिन हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए जो सिक्का के बारे में हमें अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ये बताइए कि महाजनपद के जो राजा है, जिसके बारे में अभी उल्लेख हम लोग किए हैं इसमें, कि कैसे ही अपने आप को शक्ति का प्रदर्शन करते थे, दूसरे से सुरक्षित रखते थे सभी को, अपने जनपदों के लोगों को किस तरीका से। और कहता है महाजनपद राजा ऋग वेद में उल्लेखित राजाओं में किस प्रकार से भिन्नता है। 2 अंतर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि 2 अंतर दोनों में क्या था। ऋग्वेद के राजा और महाजनपद के राजा में दोनों में अंतर क्या था? 2 अंतर बताइए। इस तरीका से आप ये जो चित्र देख सकते हैं, ये जो विशाल ये दीवार दिख रहा है, ये महाजनपद का ही दीवार है, जो कि कौशाम्बी में, अभी इससे पहले ऊपर समझे हैं कि कौशाम्बी में जो मिला है, कौशाम्बी यानी यहाँ पे देखिए कौशाम्बी के जो किले मिला है वो आधुनिक जो का जगह, जो इलाहाबाद का जो जगह है वहाँ पर मिला है। इसका दीवार ईंटों का दीवार है और संभवतः 2500 साल पहले कहता है इसका निर्माण हुआ है। इस तरीका से आप देखेंगे तो देखिए बहुत इतना बड़ा बड़ा दीवार दिया गया है, ठीक है, जो कि महाजनपद का उस समय हिस्सा था कौशाम्बी, ठीक है। अब देखिए कर के बारे में देखिए, इससे बताएं कर लेगा भुगतान वो नियमित रूप से राजा कहाँ कर पाएगा? तो कर लेगा, लोगों से कुछ पैसे लेगा या कुछ धन लेगा, तभी जाके कुछ दे पाएगा अपने सेना को, और तभी जाके सेना नियमित रूप से रह पाएगा, ठीक है। कर क्या है? तो कर देखिए क्या है। पहले जो था शुरुआत में जब बना छोटा जनपद, तो उस समय जो था उपहारों पर लोग जो उपहारों के तौर पर शुरुआत में दे देता था, कुछ भी अपना उपहारों के तौर पर देता था, क्योंकि राजा का काम था लोगों को सुरक्षित करना, जैसे सुरक्षित रखना था, युद्ध लड़ता था। तो इस तरीका से जो था लोग उसे उपहार के तौर पर कुछ न कुछ दे देते थे। छोटा उस समय था एरिया, तो उपहार से ही उसका काम चल जाता था। वर्ण में जैसे देखेंगे तो आप क्षत्रिय को जैसे माना गया सुरक्षित करने के लिए, तो कुछ उपहार के तौर पर उसे लोग दिया करता था उस समय, और उससे उसका काम चल जाता था, ठीक है। आप देखेंगे कर क्या है? उपहार से काम तो अब चलेगा नहीं, क्योंकि अब जो कह रहा महाजनपद हो गया। जनपद यानी बड़ा एरिया यानी विशाल किले का निर्माण करवाते थे। विशाल यानी राजा जो था बड़ा बड़ा किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, तो इसका खर्चा भी ज़्यादा होगा। इसके लिए प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होगी, इसके लिए कई कर्मचारी की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अतः महाजनपद के राजाओं द्वारा लगाए गए समय समय पर कर उपहारों पर निर्भर न रहकर, क्या कह रहा, पहले जो उपहार पर निर्भर रह लेते थे, लेकिन अब उपहारों से काम नहीं चलने वाला था। अब नियमित रूप से कर वसूली करने का था। अब उपहारों नहीं, अब जबरदस्ती भी ले लिया करता था कर, यानी जबरदस्ती इतना ही राजा द्वारा फिक्स किया जाता था कि इतना कर देना है तो देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उपज का कह रहा है, उपज का 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था कर के रूप। पहले था उपहार का मतलब होता है अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं, लेकिन अब क्या है, निर्धारित कर है।
कर जो लगाया था, कर किस पे लगाया था? जो फसलों पर लगाए गए थे कर जो था सबसे महत्वपूर्ण था फसल पर लगाए जाने वाले कर। क्यों महत्वपूर्ण था सबसे? क्योंकि उसमें अधिकांश लोग जो था ये कृषि पर ही निर्भर थे, कृषक ही थे, अधिकांश लोग कृषक ही था और इसी पर निर्भर रहते थे। तो इसीलिए फसलों पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो फसलों पर कर लगाया जाता था 1/6 भाग लेता था, निर्धारित किया जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे जो प्रायतः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सोनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। जिसके पास कुछ नहीं था तो राजा के लिए महीने में कुछ दिन निर्धारित किया जाता था कि आज वो काम करेगा उसके लिए, तो वो कारीगर से अपना कुछ भी अपना बनवा लेता था फ्री में कर के रूप में। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालक जो था, जो कि वैश्य वर्ण में रखा गया था, उसे उत्पादक के रूप में भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तु भी देनी पड़ती थी। जिसके पास धन नहीं था, जैसे आखेटकों और संग्राहक को निर्धन था, तो इसे क्या देना पड़ता था कर के रूप में? जंगलों से जो प्राप्त होता था, जो भी कुछ फल फूल सब्जी, इस तरीके से कर के रूप में राजा को ये सब देना पड़ता था। ठीक है, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना था आखेटक खाद्य संग्राहक जो था वो राजा को क्या क्या देते थे, उस समय क्या क्या देते होंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्या क्या उस समय संभव था? जिसके पास कुछ नहीं था, धन नहीं था, वो क्या क्या देते थे होंगे। तो इस तरीका से आपने देखा जो सभी कारीगर जो था, और जब महाजनपद का जो विस्तार हुआ उस समय लोहा का भी जानकारी होने लगा था। लोहा का जानकारी भी होने, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे तो लोहा की जानकारी कोई भी कहीं पे चर्चा नहीं है, किसी को लोहे का जानकारी नहीं था। और महाजनपद में देखिएगा तो आपको लोहा का भी जानकारी मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लोहार जो है, लोहार क्या करते थे? लोहे का काम करते थे। लोहार जो था लोहे का काम करता था, तो इसका भी जानकारी होने लगा इस तरीका से। और जब लोहा का जानकार होने लगा तो कई क्षेत्र में अलग अलग विस्तार होने लगा। जैसे राजा सेना रखे तो उसके लिए तलवार जो था वो बनाना, हथियार बनाना, ये सब लोहा के रूप में होने लगा था और काफ़ी विस्तार होने लगा लोहा का। लोहा से कृषि में क्या परिवर्तन हुआ लोहा से? तो ये देखिए, कृषि में 2 परिवर्तन हुआ, 2 बड़े परिवर्तन आए कृषि में। कृषि में था इस युग में 2 परिवर्तन आए महाजनपद में। जब जिस समय लोहे का विस्तार होना चालू हुआ, खोज हो गया था। जैसे फाल जो था, पहले लकड़ी का फाल होता था, लेकिन अब जो होने लगा उसे लोहे का फाल बनाने लगे, क्योंकि अब कठोर जमीन को भी लकड़ी के फाल से की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। क्योंकि पहले जो था लकड़ी का लोहा फाल था, तो उससे कठोर जमीन नहीं जोता जा सकता था। लेकिन अब जो है जब लोहे का आ गया फाल, तो कठोर से कठोर जमीन को भी जोता जा सकता। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने का बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। पहले छींट दिया करता था, लेकिन अब छींटने की वजह उसे पहले पौधा को तैयार कर, जैसे अभी आप देख सकते हैं इसके तुलना में अभी भी वर्तमान में इस तरीका से धान लगाया जाता है। पहले उसका फसल तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर उसे वहाँ से उखाड़ कर फिर खेत में अपना एक निश्चित दूरी पर उसे लगाया जाता है धान की फसल को। ठीक है, अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, क्योंकि पहले कहीं भी छींट दिया तो कहीं ज़्यादा कहीं कम रह गया। जहाँ ज़्यादा होता था बीज, वहाँ पे पौधे गल भी जाता था। तो इस तरीका से पैदावार भी ज़्यादा होने लगे। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेती हर मजदूर कमा कर करते थे। इस तरीका से सबका दास दासी, इस तरीका से राजा रखने भी लगे थे। जो लोग राजा की सेवा में रह गए उसे दास दासी करने लगे।
भूमिहीन जिसके पास भूमि नहीं था, खेती और मजदूर, खेती में मजदूर करते थे, जिसके पास भूमि था वो कृषक थे। अब देखिए आगे, आपको हमें बताना है कि राजा जो ये परिवर्तनों को प्रोत्साहन देता था, ये क्यों देता था? कृषि में प्रोत्साहन को क्यों देता था राजा? ये हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं। ये तो आप समझ लिए कि कृषि कृषि के बारे में देख लिए, कृषि में किस तरह से परिवर्तन आया है। लोहा की जब से महाजनपद में लोहा का विस्तार हुआ, खोज हुआ, और तब से कृषि में भी क्रांति आ गई और कृषि में उत्पादन बढ़ गया, महाजनपद में बढ़ने लगा, संसाधन बढ़ने लगा हर तरह पास। अब देखिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में आगे जानते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण जैसे क में दिया गया है मगध। मगध क्या है? ऐसे अभी ऊपर नक्शा में देखे हैं, नक्शा में 4 में देख चुके हैं कि हम लोग मगध कहाँ पर है। मगध में बिहार में जो मगध है महाजनपद, उसके बारे में कहता है खोजने के लिए। तो ये लोग देख सकते हैं हम लोग कि मगध कहाँ पर है बिहार में। कहता है लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। 200 साल महाजनपद का जो काल चल रहा था, शुरुआत स्टार्टिंग फेज से जन से जनपद हुआ, और जैसे ही जनपद हुआ 200 साल के भीतर मगध जो था सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरा था। मगध का क्या था स्थिति? क्योंकि गंगा और सोन जैसी नदियों जो थी मगध से होकर बहती थी, मगध का जो एरिया था वही था गंगा सोन की, गंगा का दक्षिण वाला भाग। तो आप इसका जो स्थिति देख सकते हैं, मगध में 2 ये नदी था जो मगध से होकर गुजरता था, गंगा और सोन नदी जो था ये गुजरता था। तो यहाँ पर देखिए इसका विस्तार क्या था। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था ये दोनों नदियाँ। इससे यातायात आसान हो जाता था, जल की पूर्ति आसान हो जाता था खेतों में, और ज़मीन उपजाऊ बनाता था, क्योंकि नदी के किनारे ही ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि नदी के किनारे कहीं सबसे ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ होती है। इसीलिए आप देखेंगे सबसे बड़े बड़े जितने भी जनपद, महाजनपद, शहर, सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब प्राचीन से लेके आधुनिक तक देखेंगे तो नदी के किनारे ही शहर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उपजाऊ क्या हो गया, उपजाऊ महत्वपूर्ण हो जाती थी। इस वजह से मगध का एक हिस्सा जो था जंगल से था भरा हुआ। इन जंगलों में पाया जाता था हाथी, और हाथी को पकड़ कर उसको कुछ ट्रेनिंग देकर, शिक्षा प्रशिक्षित करके काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी, ये बहुत ही बेहतरीन लकड़ी। इसके अलावा क्षेत्र में लोह का अयस्क का भंडार था। इसी कारण मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे, और इसी कारण ये मगध इतना शक्तिशाली हो गया, राजू बन के उभरा था। 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आप देखेंगे तो मगध उभरा, ठीक है। अब देखिए मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक के रूप में पढ़ते हैं। पहला जो है बिंबिसार, और बिंबिसार तथा अजातशत्रु या अजातशत्रु कहा जाता है, ठीक है। आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो राजा के कर्म में, ठीक है, बिंबिसार से पहले का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। बिंबिसार से पहले का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था, ठीक है, और उसका बेटा था अजातशत्रु, ठीक है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। ये चाहते थे अन्य जो छोटे छोटे जनपद है उसे भी हम अपने में मिला के और विशाल जनपद को खड़ा कर देते, ठीक है। इस तरीका से आप देखेंगे तो बिंबिसार था सबसे पहले, इसका जो साक्ष्य मिलता है बिंबिसार का ही मिलता है। उसके बाद अजातशत्रु इसका बेटा आया, इसका जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था उसे महापद्मनंद
महापद्म नंद जो था एक और महत्वपूर्ण शासक था इसी के काल में, दो शासक इसके बाद शासन काल में, ठीक है। क्योंकि हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, उसके बाद आया शुंग वंश का शासक, उसके बाद आया नंद वंश का शासक महापद्म नंद था। महापद्म एक महत्वपूर्ण शासक थे ये भी, ठीक है, जिन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाउपद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। इतना विशाल खड़ा कर दिया। बिहार में राजगीर यानी आधुनिक राजगीर, उसमें राजगिरी कहा जाता था, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रहे। बाद में इसे पाटलिपुत्र आज का पटना की राजधानी बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरीका से आप देखें 2300 साल से भी पहले की बात है, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। 2300 साल से भी अधिक यानी 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था उस समय का यह कहानी है। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। ऊपर से आप देखेंगे तो सिंधु का नदी के जो भी जितने सहायक नदी है, ब्यास, चिनाब, झेलम, सतलज, ये सब नदी जो थे उसके किनारे ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। कहता है मगध की ओर जब कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत सी बड़ी सेना थी। वो जो उसके सिकंदर का जो सेना था डर गया कि यहाँ के जो शासक था उसके पास पैदल, रथ, हाथी, बहुत सारा सेना बहुत बड़ा मात्रा में विशाल खड़ा कर रखा था उस समय, इसलिए वो डर गए थे। चलिए यहाँ तक तो समझ लिए। क्या है आपको बताना है कि ऋग्वेद की जो सेना था और अभी की जो सेना था उसमें महाजनपद की जो सेना था मतलब उसके बीच में क्या अंतर था, क्या आपको अंतर दिखाई देता है वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि अंतर क्या आपको दिखाई देता है दोनों सेना के बीच में। चलिए तब तक आगे समझते हैं आगे क्या है। पहले तो देख लिए मगध, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा जो राज्य था, दूसरा जो था देश बज्जी का देख लेते हैं। दूसरा बज्जी के बारे में देखते हैं क्या था, ठीक है। जैसा कि देखे पढ़ा है मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था उस समय, सबसे शक्तिशाली मगध बन गया था। उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था, बज्जी राज्य था उसके नज़दीक ही। अभी ऊपर मैप भी दिखाए थे, बज्जी मगध के नज़दीक में था। बिहार में 4 महाजनपद था, ठीक है। मगध, अंग, बज्जी, वैशाली। अंग को तो मगध ने अपने में मिला लिया था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो कि बिहार में है। वैशाली अभी भी है जिला, ठीक है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। बज्जी का क्यों चर्चा करते थे? क्योंकि महाजनपद में के समय से ही यहाँ पे गण या संघ शासकों का, यहाँ पे शासक जो व्यवस्था था, शासन व्यवस्था था, गण या संघ कहते थे। जिसे गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। गण यानी संघ, संघ मतलब ग्रुप होता है। संघ यानी बहुत सारा आदमियों का एक संघ बन गया, उसे ही संघ कहते हैं, ठीक। अब देखिए पहले गण के बारे में देखें क्या है। गण शब्द का उपयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता है और संघ अर्थात संगठन का सभा इसका करता था। तो गण और संघ के बारे में देख लिया। गण मतलब सदस्यों वाले समूह को गण कहते थे, ठीक है, और संघ का अर्थात संगठन हो गया। तो इस तरीका से देख लिया गण यानी संघ का उस समय बज्जी में शासन था। देखिए आगे देखिए, सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। मतलब सभी के सहयोग से और सभी की सहमति से यह तय किया जाता था कि राज्य को कैसे चलाना, क्या करना है, किसमें क्या बेहतर होगा। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे।
स्त्रियां, दास तथा कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन ये सबको अभी भी इससे दूर रखा जाता था। स्त्री कामकार सभा में इस सबसे दूर रखा जाता था। ठीक है। बजिस बज्जी के बारे में देख लिया। अब देखिए बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में अध्याय 6 में पढ़ेंगे। ठीक है। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो थे, ये दोनों गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बुद्ध साहित्य जो है पुस्तक, उसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके बारे में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बज्जी जो संघ था राज्य, उसका जो वर्णन दीघ निकाय में से लिया गया है। दीघ निकाय से बज्जी संघ का वर्णन मिलता है। ठीक है। दीघ निकाय प्रसिद्ध बुद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। करीब 2300 साल पहले ये लिखा गया। 2300 साल पहले लिखा गया। आजाद शत्रु और बज्जी संघ के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आजाद शत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, यानी वैशाली था बज्जी संघ का। अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, और उन्हें अपने पिता की हत्या करके अपने गद्दे पर आया था। ठीक है। और वैशाली को वो जीतना चाहता था। ठीक है। देखिए, उन्होंने अपने मंत्री वास्कार, इनका मंत्री था अजात शत्रु का जो मंत्री था वास्कार, को बुद्ध के पास सलाह ले के लिए भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है। बुद्ध ने उनसे पूछा कि बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जैसे आपने देखा कि सभा कैसे होते थे, ऊपर आपने देखा अभी कि बज्जी संघ में जो था कई राजा मिलकर शासन करते थे इस तरीका से, और सभी सदस्य सभा में बैठकर निर्णय लिया करते थे। तो देखिए, वही वो पूछ रहे महात्मा बुद्ध उनसे, मंत्री से, भास्कर जो मंत्री बुद्ध के पास भेजे, उनसे पूछ रहा है कि सब नियमित होता है, सभी उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। बुद्ध ने कहा वो तब तक उन्नति करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक उन्नति करते रहेंगे। और भी कुछ पॉइंट है, देखिए, बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तब तक उन्नति करते रहेंगे। महज बज्जी संघ अन्य महज पदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर आप हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे भिन्न था और क्यों महात्मा बुद्ध ने इतना जो पॉइंट है बज्जी संघ के बारे में, ये 4, 6, 7 पॉइंट बज्जी संघ के बारे में बताया गया। ठीक है। आप हमें कम से कम 3 अंतर बताइए, और महाजनपद से बज्जी संघ जो था राज क्यों भिन्न था, अलग। ठीक है। देखिए, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। बज्जी संघ को बिंबिसार भी जीतना चाहता था, लेकिन जीत नहीं पाया था। बहुत सारा वो दिमाग लगाया, लेकिन फाइनली आजाद शत्रु ने उसे जीता था। ठीक है। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। बज्जी संघ जो था अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा राज्य। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया, शामिल कर लिया। जब गुप्त शासक आया था तब जाके वह अपने मिला दिए थे। इसके बारे में अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अध्याय 10 में पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से, गुप्त शासक कैसे मिलाया बज्जी संघ को अपने राज्य में। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए क्या, देखिए एक एटलस का बुक ले सकते हैं जो कि नक्शा के लिए होता है, उसमें नक्शा का विस्तार पूर्वक रहता है, सिर्फ नक्शे का बुक है एटलस। उसमें कहता है देखिए, एथेंस को ढूंढने कहता है, यूनान और एथेंस का, जिसमें 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। 2500 ईसा पूर्व वो अपने राज्य में इसकी स्थापना किया जिसे गणतंत्र या प्रजातंत्र कहता है। ठीक है, यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली वहां पे। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। जो दास नहीं थे उसे ये नागरिकता प्राप्त थी। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। यह सभाएं एक साल में कम से कम 40 बार बुलाया जाता है निर्णय लेने के लिए। ठीक है, इन सभाओं में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। शासन के कई पदों पर कैसे होती थी नियुक्तियां? लॉटरी के जरिए। और सभी नागरिक को सेना और नौसेना में भाग देना, अपनी योगदान देना होता था। ठीक है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। वहां भी आप देखेंगे तो औरतों को, महिला को वहां भी यह सबसे दूर रखा गया था। ठीक है, व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। जो भी व्यापार विदेशी जो नागरिक थे वो सबको भी यह नागरिक का अधिकार नहीं थे। एथेंस में खदानों, खेतों तथा घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक नहीं मिले थे। यहाँ तक जो भी नीचे कैटेगरी का मजदूर था, काम करने वाले दास था, ये सबको भी नागरिक नहीं मिले थे। ठीक है, अब देखिए, क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या जनतंत्र का अर्थ यही होता है जो अभी आपने देखा है एथेंस के बारे में? क्या जनतंत्र ऐसा ही होता है? ये कमेंट बॉक्स में आप हमें करके बताइए कि जनतंत्र कैसा होता है। ठीक है, तो ये रह गया। अब कल्पना करने कहता है कि वैशाली उस सभागार में के अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजा द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है। तो वहां कहता है तुमने क्या सुना होगा, कैसे चर्चा करता होगा उस समय। ठीक है, वैशाली के उस सभा में अंदर झांक रहे। वैशाली किसका राजधानी था? बज्जी का राजधानी वैशाली था। ठीक है, तो इस तरीका से आप कहता है कि आप अगर वहां पे रहे और देख रहे हैं कि उस समय आक्रमण का सामना करने के लिए किस तरीका से वहां पे सभा में बातचीत होता था, क्या बातचीत हो रहा था, ये कल्पना करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बताइए सही या गलत करने का यह प्रश्न है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसमें प्रश्न आंसर क्या है। ठीक है, इसके लिए अलग से हम वीडियो लाएंगे और टॉपिक वाइज जैसे चैप्टर वाइज अलग अलग सभी के क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। तब तक आप कोशिश करिए खुद से आंसर देने के लिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको भी आप भरकर कमेंट बॉक्स करिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, कुछ तिथियां दिया गया है महत्वपूर्ण। इस तरीका से ये खत्म हो गया आज का इस चैप्टर। ठीक है, कैसा लगा, जैसा भी लगा आपको ये वीडियो में, ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा। कोई नया टॉपिक नहीं समझ आया तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो ना समझ आए। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि एनसीईआरटी का जो साइंस का जो बुक है उसका भी बहुत जल्द एपिसोड चालू होने वाला है। ठीक है, साइंस बुक का जो भी देखेंगे उसका भी एपिसोड चालू होने वाला है। चलिए।